नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बिना कोई भूमिका बनाए हुए मैं दर्शकों के सामने इस वक्त मौजूद है प्रशांत भूषण जी, सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील। लेकिन उसके साथ साथ अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला किया था, उसमें उनको दोषी करार दिया था और उनको ₹1 की सजा भी दी थी। क्या था पूरा मामला और सजा ₹1 देने के बाद अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ जिन मुद्दों को उठाया था उन मुद्दों के बारे में उनकी क्या राय है, क्या उससे एक नया रास्ता निकलता है या नहीं निकलता, इन मसलों पर उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील हमारी दर्शकों से। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। आज के समय में पत्रकारिता करना मुश्किल है, सच बताना और भी मुश्किल है। ऐसे में सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़िए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आप अगर हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे तो हमें सच कहने के लिए बहुत बहुत हिम्मत मिलेगी। और अब बातचीत शुरू करते हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, रिलीव्ड या विंडिकेटेड? नहीं, नॉट विंडिकेटेड, सर्टेनली रिलीव्ड। दो एक तरह से मतलब मुझे दुख भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस में ये जो पूरा कंटेम्प्ट की प्रक्रिया चलाई, इससे अपनी इमेज और भी धूमिल कर ली। जैसे मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कमजोर होता है तो हर नागरिक कमजोर होता है, क्योंकि हमको एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, सबको जरूरत है। तो ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि इस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट की इमेज और रेपुटेशन को और भी झटका लगा। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि इतने विशेष जजमेंट्स मेरे खिलाफ दिए गए। चाहे आखिर में जुर्माना सिर्फ ₹1 लगाया, लेकिन अगर आप वो जजमेंट्स पढ़ेंगे तो वो बहुत ही विशेष जजमेंट्स हैं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं विशेष जजमेंट है? नहीं, उसमें बहुत कुछ बोला है। बार काउंसिल को भी बोला है कि बार काउंसिल भी चाहे तो मुझे बार कर दे। ये जो जवाब दिया वो भी एग्रीवेशन ऑफ कंटेम्प्ट है। जो प्रेस में बयान दिए ये भी एग्रीवेशन ऑफ कंटेम्प्ट है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें मेरे खिलाफ उन्होंने उसमें बोली हैं, जो कि हम लोग रिव्यू और रिट पिटिशन के द्वारा चैलेंज करेंगे। जी, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि इस जजमेंट का जो पैरा नंबर 89 है उसमें ये सारी बातें बड़ी प्रमुखता के साथ की गई है। जब आप कह रहे हैं कि बहुत ही विशेष जजमेंट है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सिर्फ ₹1 का जुर्माना देकर आपको छोड़ दिया? क्या लगता है आपको? ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ₹1 का सिर्फ जुर्माना क्यों किया गया। क्या उसके पीछे राज था, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन खैर, मैं तो एक तरह से रिलीव्ड ही था कि मैं हर चीज के लिए तैयार था, लेकिन रिलीव था कि भाई बहुत कोई हार्श पनिशमेंट नहीं इम्पोज किया गया। आप मानसिक रूप से तैयार थे कि आप जेल जा सकते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार था। मैंने इस चीज को पूरा सोच लिया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो मुझे 6 महीने के लिए जेल भेज देंगे, मुझे सुप्रीम कोर्ट में 1-2 साल के लिए प्रैक्टिस करने से बाहर कर देंगे, मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ये सब चीजें मैंने सोच रखी थी कि अच्छा ये अगर हो भी जाता है, सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो इससे कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। मैं अगर जेल जाऊंगा तो वहाँ देखूंगा कि वहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, क्या हालात हैं जेल में। टाइम मिलेगा, पढ़ूंगा, हो सकता है किताब भी लिख दूं न्यायपालिका के बारे में। और ऐसा क्या है, बहुत लोग जेल जा चुके हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों 1-1 साल के लिए जेल गए थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मेरे पिताजी भी 1 हफ्ते के लिए जेल गए थे सिविल डिसोबीडियंस में। और भी इतने सारे लोग, भीमा कोरेगांव के लोग तो बेचारे 2-2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या है? घर में कुछ लोग परेशान थे, आपके बच्चे, आपके घर के लोग? हाँ, जरूर परेशान थे और वो भी रिलीफ फील कर रहे हैं। प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बार बार कहा कि आप माफी मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि माफी अपने आप में एक मैजिकल शब्द है।
आपने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मान को रखने के लिए अगर आप माफी मांग लेते तो क्या गलत होता? आपने एक मुद्दा उठाया, वो मुद्दा पब्लिक के बीच में आया, उस पर डिबेट हुई, तो अंततः वो मुद्दा तो बना। अगर आप माफी मांग लेते तो क्या गलत होता? माफी मांग लेते तो उसके मतलब मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा था ना। जब मैंने गलती करी नहीं है, कम से कम मेरी राय में नहीं करी है, तो मैं झूठी माफी कैसे मांग लूं? माफी तो सच्ची होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि आप सही मन से माफी मांगे और आप उसके लिए रिमोर्स फील करें और आप ये भी प्लेज करें कि आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं ये कैसे कह सकता था जब मैं शुरू से ये मान रहा था कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल मेरी राय में बिल्कुल सच बोला और सोच समझ कर बोला, ऐसे नहीं कि हमने गफलत में कुछ कह दिया। लेकिन अभी मामला तो खत्म हुआ नहीं है, 2009 का मामला है, वो तो कोर्ट में चलेगा। जी हाँ, उसमें तो खैर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जो पहले तय करने पड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो एक लार्जर बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करे जाएंगे। और ये पुराना वाला ट्वीट्स वाला केस में भी हम लोग एक रिव्यू भी फाइल करेंगे और रिट भी फाइल करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कम से कम एक अपील होनी चाहिए एक ओरिजिनल क्रिमिनल कन्विक्शन के खिलाफ। ये ओरिजिनल क्रिमिनल कन्विक्शन है तो इसके खिलाफ कम से कम एक अपील होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स में प्रोवाइड कर सकता था कि भाई इसमें जो रिव्यू फाइल होगी वो नए जजेस के सामने जाएगी, या फिर इसकी एक इंट्रा कोर्ट अपील होगी जो 5 जज सुनेंगे, दूसरे कोई 5 जज। तो हम लोग ये रिट भी फाइल करेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये तो मौलिक अधिकार है एक अपील होना। प्रशांत जी, जो आपने ट्वीट किया वो उसका मकसद क्या था? क्या आपको ये लगता है कि जुडिशरी जो है वो लंबे समय के बाद अब वो दबाव में काम कर रही है, इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है, सरकार के दबाव में काम कर रही थी? ये आपका पॉइंट आउट करना था, या ये स्थापित करना था कि इस देश के अंदर वाणी की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और अगर जुडिशरी भी गलती करती है या जुडिशरी के में बैठे हुए जजेस भी अगर गलती करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करना और उसको पॉइंट आउट करना एक नागरिक की जिम्मेदारी? आपकी नजर में क्या था आपका मंतव्य? देखिए, ये वाला जो ट्वीट था कि पिछले जिसके 3 हिस्से थे कि पिछले 6 साल में लोकतंत्र का इस देश में काफी पतन हुआ है और उस पतन में सुप्रीम कोर्ट ने उस पतन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया या बहुत कम किया, और कि पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों का उसमें काफी बड़ा रोल रहा है। ये मैंने बहुत सोच समझ कर किया था जी, क्योंकि मेरी बिल्कुल ये एकदम क्लियर राय थी कि इस देश में लोकतंत्र का बहुत पतन हुआ है पिछले 6 साल मोदी रेजिम के दौरान। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उस पतन को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक दायित्व था कि लोकतंत्र की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना, वो काम नहीं किया या नहीं के बराबर किया। और कि पिछले 4 चीफ जस्टिस का भी उसमें काफी बड़ा रोल रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर। कोई भी केस अपने चहेते बेंच के सामने लगा सकते हैं और ये हो रहा था। इसी पर वो 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। सो इसलिए मैंने ये सोच समझकर लोगों का इस पर ध्यान आकर्षण करने के लिए जिससे कि इस पर चिंतन हो सके कि भाई हमारे लोकतंत्र में हुआ क्या है पिछले 6 साल में, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है पिछले 6 साल में उस पतन को रोकने के लिए, और 4 चीफ जस्टिस का क्या रोल रहा। इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था। तो आपका इशारा ये बताना था कि दरअसल जुडिशरी को जो संवैधानिक दायित्व है उसकी तरफ काम नहीं कर रही है। क्या कारण आपको समझ में आता है? देखिए, ये देखा गया है कि जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार होती है ना, जैसे इमरजेंसी के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट चरमरा गया था जी, हेबियस कॉर्पस केस में तो यही होल्ड कर दिया था कि कोई हेबियस कॉर्पस की रिट ही नहीं लायक करती।
तो अभी भी जो सरकार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और फांसीवादी टाइप की सरकार है। तो एक तो खैर जज लोग उससे थोड़ा डर जाते हैं। दूसरी बात, इस दौरान ये भी हुआ है कि ऐसे ऐसे जज अपॉइंट हो गए हैं जो कि ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि भाई मोदी जी मेरे हीरो हैं, या मोदी जी तो वर्सेटाइल जीनियस हैं, या जिनका कोई ना कोई रिश्ता रहा है बीजेपी आरएसएस के साथ। इस तरह के जजों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। और साथ में एक और चीज देखी गई है कि ये सरकार जो है अनफॉर्चुनेटली सारी एजेंसीज को यूज करती है, आईबी, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स वगैरह को मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जी, कई बार बिजनेस हाउसेस को कंट्रोल करने के लिए, और कई बार ये देखा जा रहा है कि जजों को भी कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए इस वजह से बहुत सारे कारण हैं, पर ये उनमें से कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के ऊपर आंच आई है। प्रशांत जी, जैसे अगर आप 2019 के चुनाव के बाद अगर आप देखें, उसके पहले के तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर दबे छुपे लोगों ने आपत्तियां की और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी काफी हुई है। लेकिन अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद देखें तो जो अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट को दिखानी चाहिए, जो अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा रही थी, चाहे वो धारा 370 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मसला हो, या फिर सीएए का मसला हो, या कश्मीर में हेबियस कॉर्पस का मसला हो, या दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए, जामिया के अंदर जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, उस पर वो अर्जेंसी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन प्रशांत भूषण अगर ट्वीट करते हैं तो 1 महीने के अंदर उसमें फैसला भी आ जाता है और कन्विक्शन भी आ जाता है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या दबाव में आकर इन सब चीजों को नहीं कर रही है? क्या कारण है आखिर? ये तो देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि हर चीज में सरकार की इच्छा के अनुसार ही, करीब करीब हर चीज में सरकार की इच्छा के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है पिछले कुछ सालों में। सारे के सारे अहम फैसले सरकार की इच्छा के अनुसार आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे रफाल हो, चाहे लोया हो, चाहे और भी बहुत सारे केसेस, और बहुत सारे केसेस जिनकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, जिसका सरकार सुनवाई करवाना नहीं चाहती, उनकी सुनवाई हो नहीं पा रही है। चाहे वो सीएए का चैलेंज हो, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे हों। सो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख ही रही है। हो सकता है कि आपकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से बिल्कुल अलग हो, इसलिए आपके देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो। सुप्रीम कोर्ट को लगता होगा अगर इस वक्त इससे फैसले किए जाएंगे तो शायद देश के अंदर स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। देखिए, नजरिया तो किसी का कुछ भी हो सकता है, मुझसे अलग हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर कोई कहे कि भाई काली चीज सफेद है या सफेद चीज काली है, तो उसको मैं तो नहीं मान सकता। अगर कोई ये बोले कि भाई कश्मीर का मुद्दा अर्जेंट नहीं है, या सीएए का मुद्दा अर्जेंट नहीं है, या हेबियस कॉर्पस पिटिशंस अर्जेंट नहीं है, या जामिया में जो पुलिस ने बर्बरता करी वो अर्जेंट नहीं है, या जेएनयू में जो गुंडागर्दी करी गई पुलिस के निगरानी में वो अर्जेंट नहीं है, तो मैं तो उसको नहीं मान सकता। हो सकता है कुछ लोगों की राय ये हो, वो अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मैं तो उससे कोई सहमति नहीं जाहिर कर सकता। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का नेचर बदला है क्या? क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर होता हुआ कंजर्वेटिव जजेस होते हैं और लिबरल जजेस होते हैं, क्या हिंदुस्तान में भी वो दौर आ गया है कि कंजर्वेटिव जजेस भी हैं, लिबरल जजेस भी हैं? कंजर्वेटिव जजेस का सोचना बिल्कुल अलग है, लिबरल जजेस का सोचना बिल्कुल अलग है, और उनके बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है। क्या 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट का जो स्वभाव है उस दिशा में उसमें कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको? मुझे आइडियोलॉजी का इशू नहीं लगता, ज्यादा इशू इसका है कि कितने सुप्रीम कोर्ट के जज कितने स्वतंत्र हैं और कितने दमदार हैं। कैसी बहुत स्ट्रॉन्ग फांसीवादी सरकार की मनमानी के खिलाफ खड़े होने के लिए कितने लोग तैयार हैं। तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है बदलाव, ऐसा लगता है कि उसमें बदलाव आया है। इस समय उस तरह के जजेस बहुत कम रह गए हैं जो कि बिल्कुल बोल्डली खड़े हो सकें
सरकार की मनमानी या जो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जैसे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो स्ट्रांगली और बोल्डली खड़े हो सकें, उस तरह के जज कम हो गए। हाँ, मेरा अगला सवाल यह है कि जिस जुडिशरी के बारे में जो आलोचना आप कर रहे हैं, इस जुडिशरी की हालत तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी इसी तरीके से थी। पीएन भगवती, चंद्रचूड़ जैसे बड़े जजेस जो बाद में चीफ जस्टिस हुए, चंद्रचूड़ साहब ने तो बाद में माना भी कि हम लोग डर गए थे इमरजेंसी के बारे में। तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी या जो जजेस इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जब एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर होता है तो डर जाते हैं? देखिए, ये तो एक मतलब एक वीकनेस है। जिस तरह के जज पॉइंट हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज देखने की जरूरत होती है। एक क्वालिटी ये बहुत जरूरी है कि उनमें वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और फांसीवादी सरकार के खिलाफ भी खड़े हो सके। वो अभी नहीं देखा जाता अनफॉर्चुनेटली। जब जजों का जब डीएनए टेस्ट किया जाता है, जब उनको जज बनाया जाता है, तो उसको ये नहीं देखा जाता। वो भी देखना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब जज बनाते हैं, अगर आप किसी चीफ जस्टिस से पूछें कि आप क्या देखते हैं, तो बोलेंगे कि हम देखते हैं कि होशियार है कि नहीं, और दूसरा है देखते हैं कि ईमानदार है कि नहीं। अब ईमानदारी का पैमाना आईबी रिपोर्ट हो गई है। आईबी रिपोर्ट, जो कि सब लोग जानते हैं, बिल्कुल बोगस होती है, लेकिन उस आधार पर कोई पारदर्शिता होती नहीं। लेकिन और चीजें नहीं देखते। ये क्यों नहीं देखते कि जुडिशियल टेम्परामेंट है कि नहीं? ये क्यों नहीं देखा जाता कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और वो हिम्मत है कि नहीं? ये क्यों नहीं देखा जाता कि भाई ये जज संविधान की वैल्यूज से अग्री करता है कि नहीं? ऐसे ऐसे लोगों को जज बनाया जा रहा है जो बिल्कुल कम्युनल है। हम तो देख रहे हैं कि ये हो रहा है। प्रशांत जी, आपके इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या आपको लगता है कि वो बहुत सारे लोग जो बहुत परेशान महसूस कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि भारत का लोकतंत्र जो है वो कमजोर होता जा रहा है, क्या उनको बोलने की एक नई हिम्मत मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे अनफॉर्चुनेट कंटेम्प्ट के एपिसोड के दो फायदे हुए हैं जी। पहली बात तो ये कि फोकस इस पर आया है, जो अभी तक नहीं आ पाया था, कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का किस तरह से पतन हुआ और उसमें न्यायपालिका ने क्या भूमिका अदा करी, और उसकी चर्चा बहुत होने लगी है। दूसरा, लोगों को ये भी लगा कि ये केस एक तरह से एक वाटरशेड मोमेंट था अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, जिसमें लोगों को लगा कि भाई हाँ, अगर ये खड़े होके बोल सकते हैं ट्रुथ टू पावर, तो फिर हम लोग भी क्यों नहीं बोल सकते। और बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो वही ट्वीट किया और बोला कि अगर प्रशांत भूषण को जेल होती है तो हम भी जेल जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक तरह का एक हिम्मत तो इग्नाइट हुई है देश में, कि भाई कम से कम हम बोल सकते हैं और अब हम बोलेंगे। लेकिन प्रशांत जी, इसी जजमेंट के अंदर बहुत ही सटल तरीके से एक अंडरलाइन मैसेज ये भी है कि जुडिशरी के सामने, जुडिशरी का की जो आलोचना हम करते हैं उसके सम्मुख जो वाणी की स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। और एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सामने अगर हम वाणी की स्वतंत्रता को रखेंगे तो कहीं ना कहीं वाणी की स्वतंत्रता को कर्टेल करना पड़ेगा। ये मैसेज बहुत क्लियरली इस जजमेंट के अंदर दिखाई पड़ता है। यानी जो वाणी की स्वतंत्रता जो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और जिसके सामने जुडिशरी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, वाणी की स्वतंत्रता लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, उसको अगर हम दोयम दर्जे का मान लेंगे और जुडिशरी को हम प्रथम दर्जे का मान लेंगे, तो क्या ये नुकसान नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो हम लोग का आर्टिकल 19(1)(a) है, जो कि बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी देता है, उसमें सिर्फ आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और वो भी कानून से लगा सकते हैं जी। तो हम लोगों ने इसीलिए पिटिशन फाइल करी थी कि भाई ये स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट तो देखिए दो तरह के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोई जजमेंट या डायरेक्शन की, कोर्ट के डायरेक्शन की अवहेलना करना, वो ठीक।
उसके अलावा क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी दो तरह का होता है। एक तो ये कि आप कोई कोर्ट प्रोसीडिंग से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से इंटरफेयर करें, यानी कि कोई जना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने ही ना दे, या फिर किसी जज को, विटनेस को थ्रेटन करे कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुमको मार देंगे या कुछ भी। तो ये तो सीधा इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इसको तो पनिशेबल होना ही चाहिए। लेकिन ये जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है, जो दूसरी तरह का जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है और इसी वजह से दूसरे जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां सब खत्म कर दिया गया है। हिंदुस्तान में इसको चलाया जा रहा है। तो ये कायदे से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि आप लोगों का मुंह बंद करके अपने लिए रिस्पेक्ट लोगों में इंस्टिल कर सकते हैं, बल्कि उससे तो और डिसरिस्पेक्ट होता है। आपका रिस्पेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट्स का रिस्पेक्ट तो उनके जजमेंट से, उनके एक्शन से होता है जी। और लोग खुद देखते हैं, अगर कोई जना कोई बेवकूफी की चीज या बिल्कुल बेबुनियाद क्रिटिसिज्म कर रहा है या गाली दे रहा है कोर्ट को, तो लोग खुद समझ जाते हैं कि भाई ये तो मोटिवेटेड गाली है या फिर ये स्कूल जलून कुछ बक रहा है, इसलिए उससे नहीं होता। तो इसलिए ये जुरिस्डिक्शन तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा मिसयूज ही हो रहा है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाला। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्यों ना पूरी तरीके से खत्म कर दिया जैसे ब्रिटेन में खत्म हो गया? पूरी तरह से नहीं, सिर्फ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट को हटा देना चाहिए, ये आपको लगता है? बाकी तो अगर आप कोर्ट की उसको हटा देना। प्रशांत जी, ऐसा लगता है जैसे लोग ये कहते हैं, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, कि जस्टिस अरुण मिश्रा और आपके बीच में कुछ टेंशन रहता था, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे टेंशन नहीं रहता था, लेकिन उनको इस चीज से आपत्ति थी कि मैं कई बार कुछ जजेस से मैंने ये बोला कि भाई ये केस आपको नहीं सुनना चाहिए क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो बार बार यही कहते थे कि ये कहना ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अच्छा। अगर आप किसी जज से बोलें कि भाई आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें और आप इस केस से रिक्यूज कर लीजिए, तो उसी को वो कंटेम्प्ट मानते थे। और उन्होंने मेरे खिलाफ कई बार ये बात बोली, जब वो बिरला सहारा का केस की हियरिंग हो रही थी उसमें भी बोला, जब ये मेडिकल कॉलेज स्कैम वाली हियरिंग हो रही थी जस्टिस दीपक मिश्रा और इनके सामने, उसमें भी ये बात बोली। उसके बाद फिर जो अटॉर्नी जनरल वाला जो कंटेम्प्ट केस था उसमें भी ये बात बोली। और मेरे खिलाफ तो 25 लाख का, मेरे खिलाफ नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ 25 लाख का जुर्माना भी लगा दिया था उस मेडिकल कॉलेज वाले केस में। सो देयरफॉर और भी कुछ रिमार्क्स मेरे खिलाफ पास कर दिए थे हरेन पांड्या वाले केस में। सो देयरफॉर कुछ तो मतलब उनके माइंड में जरूर मेरे खिलाफ कुछ रहा होगा। किस वजह से था, शायद इसी वजह से रहा होगा कि मैं बेबाक तरीके से बोलता था या इस तरह की पिटिशंस फाइल करता था। जैसे वो बिरला सहारा वाली तो मोदी जी के खिलाफ ही थी ना, मोदी जी और सिंह के खिलाफ। शिवराज सिंह को तो उन्होंने बकायदा अपने घर पर बुलाया था अपने नेफ्यू की शादी पर, उसी समय जब ये केस चल रहा था, जब बिरला सहारा वाला केस उनके सामने चल रहा था उसी समय। और मोदी जी को तो वो कहते हैं कि वो तो वर्सेटाइल जीनियस हैं जो ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। सो देयरफॉर ये हो सकता है। और मैं तो मोदी जी की बहुत आलोचना करता रहा हूँ हाल में, कम से कम तरह से ये सरकार चल रही है। अब वो रिटायर हो रहे हैं, आप उनसे मिलेंगे? नहीं, कहीं मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। मैं कोई किसी जज से ऐसे मिलने नहीं जाता नॉर्मली। नहीं, अब तो रिटायर हो गए ना, मतलब रिटायरमेंट के बाद तो एक नॉर्मल सिटीजन की तरीके से। मैं किसी जज से रिटायरमेंट के बाद नॉर्मली मिलने नहीं जाता, अनलेस कि वो जज कोई ऐसा हो जिसके प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो, तब मैं कभी कभी जरूर ओकेजनली जाता हूँ। अदरवाइज मैं जजों से मिलने नहीं जाता जब वो सिटिंग हो या रिटायर्ड, नॉर्मली मैं नहीं जाता। आप उनको क्या सलाह देंगे कि रिटायरमेंट के बाद वो सरकार का कोई पद ना ले? हाँ, कायदे से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें तो ऐसा लगेगा
कि जैसे उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है। अरुण जेटली ने भी पार्लियामेंट में बोला था कि जजों के प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स उनके पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से इन्फ्लुएंस होते हैं। और आपसे आखिरी सवाल, इस कंट्रोवर्सी में आपकी तुलना गांधी और मंडेला से की गई? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। उनसे कोई तुलना मेरी नहीं हो सकती। देखिए, गांधी जी और मंडेला ने तो 20 साल स्ट्रगल करके ऐसी पोजीशन अपनी सोसाइटी में उनकी बनी, उन्होंने बनाई नहीं, उनकी बनी, जिसमें कि ये साफ जाहिर हो गया कि वो बहुत सफरिंग के लिए तैयार हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। मंडेला जी वहाँ अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, यहाँ गांधी जी हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए। मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि मेरी उनसे कोई तुलना हो सके। तो बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद होगा उनसे तुलना करना। लेकिन प्रशांत जी, आप भले ही इसको बहुत विनम्रता के साथ ठुकरा रहे हो इस बात को, लेकिन एक चीज सच कि ऐसे समय में जब अंधकार बढ़ता जा रहा हो तो कहीं रोशनी की किरण बहुत सारे लोगों को कम से कम इस मामले में दिखाई पड़ी। और बहुत सारे लोगों ने, जो आपके क्रिटिक थे, आपके आलोचक थे, कम से कम उन्होंने मुझसे कहा है कि हम लोग तो उम्मीद खो चुके थे। कम से कम एक बार प्रशांत जी ने खड़े होकर ये बताने की कोशिश जरूर की है कि हाँ, लड़ाई लड़ी जा सकती है अगर आप नैतिक रूप से ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए प्रशांत, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।